नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी करे होंगे। हम बात कर रहे थे यूआरयू भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नगर पालिका अधिनियम 2009 के बारे में। हमने अब तक कुछ अध्यायों को देख लिया है और 7वां अध्याय हम पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे। पिछली क्लास यदि आपने देखी हो, यदि नहीं देखी है तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज हम शुरू करेंगे कुछ और धाराओं के बारे में। हमने 110 तक की धाराएं देख ली थी, 111 से धारा आज हम देखना प्रारंभ करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को नगर पालिका अधिनियम 2009 के साथ में। नगर पालिका अधिनियम 2009। इसमें हमने प्रारंभ किया था पिछली क्लास में अध्याय 7। अध्याय 7 जिसका टाइटल था नगर पालिका का राजस्व। नगर पालिका का राजस्व, जिसमें हमने धाराएं देखनी है, धारा 101 से लेकर 140 तक की, और जिसमें से हमने 110 तक की धाराएं देख ली थी। आज हम देखेंगे धारा 111 से। धारा 111, धारा 111 में हम देखेंगे कि किस प्रकार किसी कर को स्थगित किया जा सकता है या उसको समाप्त किया जा सकता है, कौन समाप्त कर सकता है, क्यों कर सकता है, वो कारण भी समझेंगे और किस प्रकार से उसको समाप्त किया जा सकता है। इसका टाइटल है कर को स्थगित करने या उसको समाप्त करने की जो शक्ति है किसके पास है, वो लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कर को स्थगित करने अथवा प्रतिसिद्ध करने की शक्ति ये कौन कर सकता है? तो राज्य सरकार। किसके पास है ये शक्ति? राज्य सरकार के पास है। यदि राज्य सरकार को ये संबंध हो जाए कि जो कर नगर पालिका के द्वारा निर्धारित किया गया है उसमें या तो कोई सुधार करना है, जिसकी सूचना वो नगर पालिका को भेजेगी, तो राज्य सरकार सबसे पहले क्या करेगी? जैसे ये राज्य सरकार है, राज्य सरकार का मतलब क्या हुआ? राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल, विधानमंडल में हमारे यहाँ पे विधानसभा है, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये सूचना भेजेगी किसको? नगर पालिका को, कि ये जो आपने टैक्स बनाया है, कर बनाया है, उसके अंदर ये त्रुटि है, उसको आप सुधार कीजिए। अगर इसने सुधार कर दिया तो ठीक है, और अगर इसने सुधार नहीं किया, सुधार उसमें नहीं किया, तो क्या होगा? ये जो राज्य सरकार है, ये विधानमंडल है, इस कर को क्या कर देगी? समाप्त कर देगी। ये शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। पहले नगर पालिका को सूचना देनी पड़ेगी, सूचना देने के बाद भी यदि नगर पालिका में उसमें कोई सुधार नहीं किया है तो राज्य सरकार इसको समाप्त कर सकती है या कुछ समय के लिए स्थगित कर सकती है, जब तक कि उसमें सुधार नहीं किया जाए। सुधार हो गया उसके बाद उसको लागू कर दिया जाएगा, और यदि सुधार नहीं किया गया तो उस कर को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। आशा करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। तो कर को स्थगित करने अथवा प्रतिसिद्ध, प्रतिसिद्ध का मतलब यही होता है उसको समाप्त कर दिया जाए। प्रतिसिद्ध का मतलब क्या है? समाप्त कर दिया जाए। ओरिजिनल एक्ट में यही लैंग्वेज लिखी हुई है, प्रतिसिद्ध शब्द ही लिखा गया है। एग्जाम में भी यदि क्वेश्चन आता है तो प्रतिसिद्ध ही आपको देखना है, समाप्त आपको शायद ही वहां पे मिले। तो यह है धारा 111 जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की है। अब हम देखेंगे धारा 112 के बारे में। तो अब देखेंगे धारा 112 को। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ गए होंगे। शक्ति किसके पास है? तो राज्य सरकार के पास है। किस प्रकार से करेगी? पहले नगर पालिका को सूचना देगी, सूचना देगी तब तक उस कर को स्थगित कर दिया जाएगा, और यदि सूचना देने के बाद नगर पालिका ने सुधार कर दिया है तो लागू हो जाएगी। सुधार नहीं किया गया है तो उस कर को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। अब देखते हैं धारा 112 के बारे में।
साथ साथ में पुरानी वीडियो यदि आपने देखी है ठीक है, नहीं देखी तो उस द्रोणा टीचर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर आप वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अभी ज्यादा समय नहीं रहा है। एग्जाम में ज्यादा समय नहीं रहा है, कुछ 40 दिनों का समय रहा है, यदि सही माने तो 40 या 45 दिनों का सही समय रहा है, वैसे देखे तो 2 माह का समय अभी तक पड़ा है। अब हमें अच्छी तरह से तैयारी करनी है। इस नगर पालिका एक्ट को हम फरवरी से पहले पहले पूरा कर लेंगे। ये हम इस प्रकार से जब तैयारी कर रहे हैं, इसको फरवरी से पहले पहले हम इसको पूरा कर लेंगे। उसके बाद में एक रिवीजन क्लास लगाएंगे और साथ में जो इसके जो योजनाएं जो बच गई हैं, जो अनुसूचियां बच गई हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। जहां तक मेरा ये अनुमान है, हम इसको फरवरी से पहले पहले ये 40 नंबर का जो ये 40 क्वेश्चन का जो वेटेज रहेगा, ये हम इसको कवर कर लेंगे। अब देखेंगे धारा 112। धारा 112, धारा 112 में लिखा है कर को समाप्त करने की नगर पालिका के पास में शक्ति है या नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसमें लिखा है कर को समाप्त करने की नगर पालिका की शक्ति, नगर पालिका की शक्ति। देखो हमने कुछ धाराएं देखी, आप यदि पीछे चलोगे तो हमने धारा देखी, धारा 108, धारा 109 और धारा 110। धारा 108 में लिखा है कि किस प्रकार से किसी कर को लागू किया जा सकता है, उसकी जो प्रक्रिया क्या है, जो 4 चरण हमने देखे वो धारा 108 में देखे। धारा 109 में लिखा है कि उस कर का निर्धारण किया किस तारीख को जाएगा। हमने 4 तारीख देखी थी, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 दिसंबर को। ये हमने जो तारीखें देखी थी। तो इस प्रकार से इन कर को हमने इसमें देखा। उसके बाद यदि उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो हमने 110 की धारा देखी थी, जिसमें देखा था कर में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, वो भी हमने देखा। उसी के साथ में जब हम 111 की धारा को जोड़ देंगे तो उसमें बताया कर को समाप्त कैसे किया जाएगा। यानी कि देखो 4-5 धाराएं एक साथ हम देख सकते हैं, जैसे 108, 109, 110, 111 और साथ ही साथ हम देखेंगे 112 को। तो इन 5 धाराओं को आप एक साथ में याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो वो देखो। तो धारा 108 में था इसकी प्रक्रिया क्या है, कर लागू करने की प्रक्रिया के बारे में। धारा 109 में है कि इसका निर्धारण किस तारीख को किया जाएगा, कर का निर्धारण किस तारीख से किया जाएगा। उस कर में यदि कोई परिवर्तन करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, तो धारा 110 में है। फिर बात करें उसको समाप्त कैसे किया जा सकता है, नगर पालिका यानी राज्य सरकार उसको कैसे समाप्त कर सकती है। और फिर धारा 112 में है उसको नगर पालिका कैसे समाप्त कर सकती है, नगर पालिका समाप्त कैसे करेगी। तो ये सारी की सारी बातें इन आप 5 धाराओं को एक साथ में याद रख सकते हो। अच्छा, आशा करता हूं ये आपको जल्दी याद हो जाएंगी। अब देखते हैं धारा 112 में नगर पालिका के पास इसकी क्या शक्ति है। धारा 112, राज्य सरकार के आदेशानुसार ही हम किसी कर को समाप्त कर सकते हैं। यानी राज्य सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए नगर पालिका किसी कर को समाप्त कर सकती है। यानी राज्य सरकार की प्राथमिकता रहेगी, राज्य सरकार का कोई आदेश आया कि ये कर अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए, अब इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रही है, तो उस कर को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हो राज्य सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए नगर पालिका किसी कर को समाप्त कर सकती है, आशा करता हूं बात आपको समझ में आई होगी, ज्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है। नगर पालिका समाप्त कैसे करेगी, पहले राज्य सरकार का आदेश होना चाहिए, राज्य सरकार के आदेश के अधीन ही कर को समाप्त कर सकती है नगर पालिका। इससे पहले की धारा में हमने देखा कि डायरेक्ट राज्य सरकार किस प्रकार से कर को समाप्त कर सकती है, और धारा 112 नगर पालिका के बारे में बताती है। वैसे हमने यदि 12वां अध्याय आपने पढ़ा, 12वां अध्याय जिसका टाइटल यदि आपको याद हो, उसमें यही लिखा था कि नगर पालिका की शक्ति, नगर पालिका की शक्ति। और यदि इसी के साथ यदि इसको रिलेट करेंगे, 112 नंबर की धारा में भी क्या है, नगर पालिका की शक्ति दी गई है। किसके लिए दी गई है, तो कर को समाप्त करने के लिए।
यदि आपको इतना पता होगा कि धारा 101 से लेकर धारा 140 तक हम राजस्व के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और 112 नंबर की धारा जो 12वां अध्याय शक्ति के बारे में बताता है, तो 112 में भी आप 12 देख सकते हो, इसको रिलेट कर सकते हो कि इसमें भी नगर पालिका की कोई शक्ति दी गई हो। तो शक्ति दी किस लिए होगी, जी आपको यह पता है कि धारा 112 इसी राजस्व वाले अध्याय में आती है, तो हम बात कर सकते हैं कि कर को समाप्त करने की शक्ति है नगर पालिका के पास। इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हो। याद किसी प्रकार से करो, याद करना पड़ेगा, अपने आप से आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो ये हमने देखी धारा 112। अब देखते हैं धारा 113 के बारे में। अब देखेंगे धारा 113 में। धारा 113 में लिखा गया है, कर निर्धारण करने वाले, कर निर्धारण व कर निर्धारकों की नियुक्ति कौन करता है। धारा 113, कर निर्धारण व कर निर्धारकों की नियुक्ति, यानी कि कर का निर्धारण कौन करेगा। बना तो चल नगर पालिका ने दिया कोई कर, अब उसको लागू कौन करेगा, उसका निर्धारण कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। और कर निर्धारकों की नियुक्ति भी कौन करेगी, तो राज्य सरकार ही करेगी। यानी कि इसमें लिखें कर का निर्धारण, कर का निर्धारण भी कौन करेगा, तो राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार का मतलब सीधा सीधा राज्य की विधानसभा से है, क्योंकि राजस्थान में विधानमंडल केवल एक सदनीय है जिसमें विधानसभा है। कई राज्यों में विधान परिषद भी है, लेकिन राजस्थान में विधानसभा है। तो विधानमंडल यानी कि सरकार कौन करेगी, तो ये बात विधानमंडल पे जाती है। कर का निर्धारण कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। फिर यदि हम बात करें कर निर्धारकों की नियुक्ति, कर निर्धारकों की नियुक्ति, तो कर निर्धारकों की नियुक्ति भी कौन करेगा, तो राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार के द्वारा ही कर निर्धारण किया जाएगा, और कर निर्धारण करने वालों की नियुक्ति भी कौन करेगी, राज्य सरकार ही करेगी। ये भी बात आप ध्यान में रख लेना। धारा 113 को आप समझ गए होंगे। कर निर्धारकों की नियुक्ति के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, कौन करेगा वो सारी जानकारी इसके अंदर है। तो धारा 113 हमने देख ली। अब देखेंगे धारा 114 के बारे में। धारा 114 में लिखा है, कतिपय जानकारियां देना व उनको देने में विफल रहने में क्या परिणाम हो सकते हैं, वो बातें इसके अंदर लिखी गई है। धारा 114 देखो, जो हम अब धारा पढ़ रहे हैं, धारा 114 से लेकर के धारा 119 तक की जो धाराएं हैं, उसमें सारी की सारी जो उल्लेख किया गया है सूचनाओं के बारे में किया गया है कि जो टैक्स है उसका सूचना किसको देगा, जो कर देने वाला व्यक्ति कौन है, किस प्रकार से वो सूचना देगा, वो सारी की सारी बातें। यानी आप ऐसे याद रख सकते हो, धारा 114 से 119 तक किसके बारे में उल्लेख है, सूचना के बारे में उल्लेख है। सूचना से संबंधित धारा 114, 115, 116, 117, 118 और 119 नंबर की धाराएं सूचनाओं से संबंधित है। ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। तो एक साथ यदि इनको याद रखेंगे अच्छी तरह से हमें याद हो जाएगी। यानी कि आप दिमाग में एक फोल्डर बना लो सूचना के बारे में, और सूचना में आप कौन कौन सी धारा रखोगे, तो धारा 114, 15, 16, 17, 18 और 119 तक की धाराएं आप उसमें शामिल कर सकते हैं। धारा 114 में लिखा है, कतिपय जानकारियां देना एवं उनकी, यानी कि जानकारियां न दे पाने में, यानी उसमें विफल रहने में क्या परिणाम रह सकता है। कतिपय का मतलब होता है कुछ जानकारियां, कतिपय जानकारियां देना एवं उनको देने में विफल रहने पर परिणाम। इसमें परिणाम से आपको ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है, आपको इतना देना है कि जानकारियां देनी पड़ेगी। कर निर्धारण के समय दायी व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति कर जो देगा, जिस पर कर देने का दायित्व रहेगा, उस व्यक्ति को सूचना देनी पड़ेगी। ये आपको ध्यान में रख लेना है। कर निर्धारण से पूर्व, कर निर्धारण के
रूप में जो कर का दायी होगा उसको क्या देनी पड़ेगी, तो सूचना देनी पड़ेगी। कर निर्धारण के समय दायी व्यक्ति का नाम व दायी व्यक्ति का नाम व अन्य सूचनाएं देना, अन्य सूचनाएं देना। ये लिखा गया है धारा 114 में, यानी धारा 114 से तो 119 की धाराएं है वो किससे संबंधित है, सूचनाओं से संबंधित है। तो कतिपय जानकारियां जानकारियां देनी है किसके बारे में, यानी कि जो भी कर निर्धारण होगा उसके समय जो व्यक्ति कर देने का दायित्व रखता हो, जिससे कर हमें लेना है, उस व्यक्ति का नाम और अन्य सूचनाएं हमें देनी पड़ेगी। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो धारा 114 हमने देखी, अब देखेंगे धारा 115 में। अब ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की नगर पालिका में कोई संपत्ति है या जगह है, भूमि है, उस भूमि पर या तो वो नया भवन बनाता है या पहले बने हुए मकान में वो किसी प्रकार का संशोधन करता है, तो उसके लिए उसे पहले सूचना देनी पड़ेगी, पहले सूचना देनी पड़ेगी। अगर वो पहले सूचना नहीं देता है तो 500 रुपए का जुर्माना उसे भरना पड़ सकता है। ये बात लिखी गई है धारा 115 में, धारा 115 में, यानी कि संशोधन प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता। संशोधन प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता। ऐसे समझ सकते हो कि किसी व्यक्ति का, जैसे ये कोई जगह है, नगर पालिका है, नगर पालिका में यहाँ पे किसी का ये कोई प्लाट है और या यहाँ पे किसी का कोई भवन बना हुआ है, और अब इस व्यक्ति यदि यहाँ पे कोई इसमें कोई बदलाव करना चाहता है, जैसे इसको 1 मंजिल था अब 2 मंजिला करना चाहता है, तो इस व्यक्ति को क्या करनी पड़ेगी, नगर पालिका में सूचना देनी पड़ेगी। और यदि यहाँ पे यदि मकान बनाता है, नया मकान यहाँ पे यदि बनाता है, तो उसके लिए भी इसको यहाँ पे सूचना देनी पड़ेगी। या तो नया मकान बना रहा हो, यानी कि वो क्या कर रहा है, इस भूमि में संशोधन तो कर रहा है मकान बना करके, और ये जो 1 मंजिला था इसको 2 मंजिला बना रहा है या इसमें कुछ और प्रयोजन में कर रहा है, तो वो भी सूचना नगर पालिका को देनी पड़ेगी। अगर ऐसी सूचना नहीं दी जाती है तो 500 रुपए का जुर्माना लिया जा सकता है। नया भवन बनाने अथवा पूर्व निर्मित भवन में संशोधन करने पर उसका निर्माण पूरा, यानी करने पर उसका निर्माण पूर्ण होने से अथवा अधिभोग से पहले। अधिभोग का मतलब होता है उसका प्रयोग करना, यानी कि जब हम उसका प्रयोग करने लगेंगे, उसमें रहने लगेंगे, उससे पहले, यानी जब जैसे हम उसके अंदर अपना गृह प्रवेश करेंगे उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सूचना देनी होगी। प्रयोग से पहले सूचना देनी होगी। अगर वो व्यक्ति सूचना नहीं देता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है, और जुर्माना कितना लगेगा, 500 रुपए लगेगा। 500 रुपए का उसको जुर्माना देना पड़ सकता है यदि उसने अपने भवन में या संशोधन किया है या नया बनाया है, उसके उपयोग से पहले उसने सूचना नहीं दी, तो उसके कितना जुर्माना लगेगा, 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो इसमें भी देखो किसके बारे में जानकारी मिलती है हमें, सूचना के बारे में। धारा 114 में भी सूचना है, 15 में भी सूचना है। तो ये धारा 115 हमने देखी। अब देखेंगे धारा 116 को। और ये जो जुर्माने से संबंधित जो भी धाराएं हैं, हम एक सेशन में इनको एक साथ में देखेंगे। जितनी भी धारा जिसका उल्लेख, यानी जिसमें जुर्माने के बारे में उल्लेख होगा, उनको सबको एक साथ हम देख लेंगे। अब देखेंगे धारा 116 को। अब देखेंगे धारा 116।
धारा 116, धारा 116 में लिखा है भूमि या भवन के लिए मूलत करदायी व्यक्ति के हक अंतरण के संबंध में नगर पालिका को सूचना देनी पड़ेगी। यानी इसमें क्या लिखा गया है, भूमि या भवन के लिए, भूमि या भवन के लिए मूलत करदायी व्यक्ति के हक अंतरण के संबंध में सूचना। हक अंतरण का मतलब है जैसे ये कोई व्यक्ति था जिसने ये इसका कोई भवन या भूमि, भवन यहाँ पे था, कोई व्यक्ति जिसका ए व्यक्ति है जिसका इस नगर पालिका में भूमि या भवन है, उसके बाद यदि इस ए व्यक्ति ने इस भूमि या भवन को बी व्यक्ति को बेच दिया, यानी कि अब इसका हक अब ये थोड़ी देगा, इसने तो आगे इसको जमीन दे दी, मकान इसको बेच दिया या किराए पर दे दिया, तो इसका टैक्स अब ए व्यक्ति थोड़ी देगा, इसका उपयोग कौन कर रहा है, अब बी व्यक्ति कर रहा है, तो टैक्स भी कौन भरेगा, बी व्यक्ति। लेकिन ये सूचना जब तक नगर पालिका को नहीं मिलेगी तब तक इसका करदायी कौन रहेगा, ए ही रहेगा। इसलिए हक अंतरण की जो सूचना है वो नगर पालिका को देनी पड़ेगी। ये बात आप समझ सकते हो। इसी यही बात इसके अंदर लिखी गई है, हक अंतरण जैसे ही होगा उसकी सूचना नगर पालिका को देनी होगी। आशा करता हूं ये भी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे धारा 117 को। तो अब देखते हैं धारा 117 को। धारा 117 देखो 17 में क्या होता है, खतरा होता है, लेकिन ऐसा हमें इसमें नहीं देखना। इसमें सिर्फ इतना ही लिखा कि सूचना का जो प्रारूप है वो किस प्रकार होगा, किस प्रारूप में, किस फॉर्मेट में हमें ये नोटिस आगे देना होगा, सूचना आगे देनी होगी। तो इसमें लिखा है सूचना का प्रारूप, सूचना का प्रारूप। ये जो सूचना है इसका प्रारूप नगर पालिका अधिनियम 2009 की अनुसूची 2 व अनुसूची 3 में उल्लेखित किया गया है। तो इसका जो प्रारूप है वो कहां पे लिखा गया है, अनुसूची 2 व 3 में। और ये जब हम आगे अनुसूचियां पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि किस प्रकार की सूचना का प्रारूप होगा। आप इतना आपसे पूछा जा सकता है कि कर की जो सूचना देनी है उसके सूचना देने का जो प्रारूप है किस कहां उल्लेखित है। तो नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा की बात करें तो 117 में उल्लेखित है, और अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूची 2 अनुसूची 3 में उल्लेखित किया गया है। ये हुई बात किसके बारे में, धारा 117 के बारे में। अब देखेंगे धारा 118 के बारे में। धारा 118 धारा 118 धारा 118 में लिखा गया है कि अंतरित व्यक्ति यानी कि जिसके पास में अब हक अंतरण मिला है, जो टैक्स देने के लायक है, जो करदायी व्यक्ति है, उसका नाम नगर पालिका में रजिस्टर के अंदर क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापित करेगी, या नगर पालिका ने उसका नाम रजिस्टर में लिख देगी। यानी आप लिख सकते हो अंतरित व्यक्ति का नाम नगर पालिका रजिस्टर में प्रतिस्थापित करेगी। उस व्यक्ति का जो नाम होगा उसको नगर पालिका क्या करेगी, रजिस्टर में लिख देगी। यानी कि सूचना तो लिखनी ही पड़ेगी, लिखेगी तभी तो आगे पता चलेगा किसका नाम है, तो उसको यानी कि अपने डाटा में स्टोर कर लिया जाएगा। धारा 118 यही बताती है। अब देखेंगे धारा 117-19 के बारे में, जिसमें भी सूचना के बारे में उल्लेख किया गया है। तो धारा 119 धारा 119 में लिखा गया है कि अंतरित सूचना के अभाव में भूमि या भवन पर करों के संदाय का दायित्व किसके पास में रहेगा। यानी कि ऐसा है, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये कोई भूमि या भवन है, ए व्यक्ति के पास पहले थी, अब इसने क्या किया, इसको बी व्यक्ति को बेच दिया।
बी व्यक्ति को इसको बेच दिया। किसने बेचा? ए ने बी को बेच दिया। अब जब तक इसकी सूचना नगर पालिका में नहीं दे मिलेगी तब तक के लिए कर दाय का संदाय किसके पास रहेगा? कर कौन देगा? दायित्व किसके पास होगा? तो जाहिर सी बात है किसके पास रहेगा? ए व्यक्ति के पास। और सूचना मिलने के बाद में किसके पास रहेगा? बी के पास। बस यही बात इसके अंदर लिखी गई है। इसको आप लिख सकते हो अंतरित सूचना के अभाव में, अंतरित सूचना के अभाव में भूमि या भवन पर कर संदाय का दायित्व। कर किसके पास रहेगा? तो यदि सूचना दे दी है तो जिसके बारे में सूचना मिली है वो देगा, वरना कौन देगा? जो पहले वाला व्यक्ति था वही कर देने का क्या उसके पास ही क्या रहेगा? दायित्व रहेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। इसमें ज्यादा और कोई बात नहीं है, बस ऐसा ही आप ऐसे समझ सकते हो। ए ने बी को जमीन बेच दी या मकान बेच दिया और इसकी सूचना नगर पालिका को दे दी है तो ये बी टैक्स भरेगा, और यदि नहीं दी है तो कौन भरेगा? ए ही भरेगा, जब तक सूचना नहीं दी जाती। बस ये बात इसके अंदर है धारा 119 में। अब देखेंगे धारा 120 के बारे में। आशा करता हूं समझ में आई होगी। धारा 120, धारा 120 में, धारा 120 में है कर मूलतः किस से लिया जाएगा, यानी कि कर किस से लिया जाएगा, ये बात इसके अंदर लिखी गई है। कर मूलतः किस से लिया जाएगा। अब देखो कर किससे लिया जा सकता है, तो या तो वो व्यक्ति जो इसका मालिक है, यानी कि भवन का भूमि का जो मालिक है, कौन? जैसे मालिक से, या उस भूमि या भवन का मालिक है तो उस मालिक से लिया जा सकता है, यानी कि उसका वास्तविक अधिभोगी कौन है? वास्तविक अधिभोगी जो है उससे टैक्स लिया जाएगा। अगर इस व्यक्ति ने, अगर ये जो व्यक्ति है यानी कि ए व्यक्ति है, इसने बी व्यक्ति को ये भूमि पट्टे पर दे रखी है, यानी कि इसने पट्टा क्या दे रखा है? आगे दे रखी है, तो उसके लिए ये व्यक्ति किस आगे जो जिसको पट्टे पर दे रखी है अब वो आगे टैक्स भरेगा, यानी कि जिसे पट्टे पर दी गई है, यानी कि ये जो भूमि है वो आगे पट्टे पर जिसको दे दी गई है अब वो टैक्स भरेगा। या जिसे, यानी कि अब क्या हुआ देखो बात सुनो, बी को दी, अब बी व्यक्ति को तो पट्टे पर जमीन मिली, इस बी व्यक्ति ने आगे, यानी कि जैसे इसने ठेके पर जमीन ले ली, अब इसने क्या किया? आगे और किसी व्यक्ति को ठेके पर जमीन दे दी। सी व्यक्ति को ये जमीन या भूमि किसको दे दी? किसी और व्यक्ति को, यानी कि उप पट्टे पर इसने आगे और जमीन दे दी। अब क्या होगा? ये जो टैक्स कौन भरेगा? ये उप पट्टे वाला, यानी कि सी व्यक्ति अब इसका टैक्स भरेगा। वो भी जानकारी देने के बाद, पहले जानकारी नगर पालिका को देनी होगी, यानी जिसे उप पट्टे पर दी गई हो, जिसे उप पट्टे पर दी गई हो। तो आप समझ सकते हो कि टैक्स किससे लिया जाएगा। यह तो कॉमन सेंस की बात है, जो उस भूमि या भवन का उपयोग कर रहा होगा उसी से टैक्स लिया जाएगा। तो धारा 120 यही बताती है कि टैक्स किससे लिया जाएगा। और यदि इसको पट्टे पर दे रखी है और इसने इसकी सूचना नगर पालिका के पास नहीं है तो इसकी जो टैक्स कौन देगा? ये मालिक ही देगा। जानकारी नहीं है नगर पालिका के पास तो ये देगा, ये व्यक्ति देगा। और यदि जानकारी है तो ये पट्टे वाला या उप पट्टे वाला आगे इसका टैक्स भरेगा। तो ये है धारा 120 के बारे में। अब देखेंगे धारा 121 के बारे में। अब लिखा गया है कराधान से संबंधित अपील कहां की जा सकती है, किसको अपील की जाएगी। धारा 121, धारा 121 में लिखा कराधान से संबंधित अपील, कराधान से संबंधित अपील। अब जो आगे जो धारा देखेंगे धारा 121, 122 और 123 जिसमें अपील के बारे में ही लिखा गया है। कराधान से संबंधित अपील, अपील किसको की जाएगी?
नगर पालिका है या नगर परिषद है, नगर परिषद है, नगर पालिका है या नगर परिषद है, तो इसमें अपील जो कराधान से संबंधित जो भी अपील रहेगी वो किसको की जाएगी, तो उप यानी क्षेत्रीय उपनिदेशक को, क्षेत्रीय उपनिदेशक को यह सूचना की जाएगी। और यदि बात करें, देखो ये तो संशोधित, इसमें कुछ संशोधन किया गया है, संशोधन के बाद लिखा गया है कि क्षेत्रीय उपनिदेशक को दी जाएगी। आप इसमें नोट लगा के लिख सकते हैं, क्या लिखोगे कि मूल अधिनियम, मूल अधिनियम, मूल अधिनियम में लिखा गया था कि ये जो अपील किसको की जाएगी, अपील जिला कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को करने का प्रावधान था, करने का प्रावधान था। यानी कि जो मूल अधिनियम था उसमें तो यही लिखा गया था कि यह अपील किसको की जाएगी, जिला कलेक्टर को, लेकिन उसके बाद इसमें संशोधन किया गया। संशोधन के बाद में लिखा गया कि ये जो अपील कहां की जा सकती है, क्षेत्रीय उपनिदेशक को अपील की जा सकती है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो धारा 121 कराधान से संबंधित अपील के बारे में बताती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 122 के बारे में। तो अब देखते हैं धारा 122 को। धारा 122 में लिखा गया है परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप। यानी कि अब किसी व्यक्ति पर, जैसे इसका टाइटल लिख लेते हैं, परिसीमा एवं दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कोई ए व्यक्ति है जिस पर किसी टैक्स का दावा किया गया है कि आप ये टैक्स भरना पड़ेगा। अब ये क्या चाहता है कि ये जो टैक्स मेरे पे गलत लगाया गया है, तो अब ये क्या करेगा, इसकी अपील कर सकता है। अपील कैसे करेगा कि जैसे इसके पास ये सूचना मिलेगी, जैसे इसके पास सूचना मिलेगी कि आपको टैक्स भरना है, टैक्स भरने से पहले अब इसको क्या करना पड़ेगा, 25% टैक्स जमा करा करके, 25% टैक्स जमा करा करके आगे ये अपील कर सकता है, अपील आगे कर सकता है। ये बात लिखी गई है किसके अंदर, तो धारा 122 में क्या लिखी गई कि सूचना जैसे ही मिल गई, यानी कि सूचना मिलने के बाद 25% उसने कर जमा करा दिया, और वो भी कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के भीतर। ये आप याद रखोगे, सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर 25% कर या टैक्स जमा करवाकर अपील की जा सकती है, अपील की जा सकती है। 25% टैक्स जमा करा करके वो अपील कर सकता है कि इसके जो टैक्स लगा है ये गलत लगा है, उसको टैक्स वापस दिया जाना चाहिए या उसका टैक्स माफ कर दिया जाए, क्योंकि वो टैक्स गलत है, या उसमें कुछ कमी कर दी जाए। वो सारी की सारी बात लिखी है इसमें। 30 दिन से पहले और 25% पहले कर जमा करवाएगा, उसके बाद ये अपील उसकी जमा होगी। तो ये है धारा 122। अब देखेंगे धारा 123 को। धारा 123 में लिखा खर्चा। धारा 123 किससे संबंधित है, खर्चे से संबंधित है। खर्चा, खर्चा मतलब कि ये कोई व्यक्ति, जैसे हमने अभी बात की, ए व्यक्ति जिसके पास क्या हुआ कि उस पर टैक्स का दावा किया गया है और उस व्यक्ति ने अब अपील कर दी, 25% टैक्स जमा करके उसने अपील कर दी, और अपील करने के बाद पता चला कि इस व्यक्ति ने सही कहा है कि इस पे जो टैक्स लगा है वो गलत लगा है। अब क्या करेगा, इसका जो भी खर्चा होगा वो उसको वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अपीलीय अधिकारी के स्वविवेक पर निर्भर करता है। इसमें लिखा गया है कि जो व्यक्ति है, अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यक्ति को जो खर्चा दिया जाएगा वो उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा
व्यक्ति को खर्चा दिलाना उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है कि उसको लगा कि इसको जो खर्चा वापस दे दिया जाए तो उसको दे दिया जाएगा। और खर्चा दिया कितने दिनों के अंदर दिया जा सकता है? तो 30 दिन के भीतर, 30 दिन के अंदर ये जो इसकी अपील की गई है, इसके 30 दिनों के अंदर अंदर इसको ये खर्चा वापस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। ये सारी की बात इसमें लिखी गई है। तो आज हमने देखा धारा 111 से लेकर के 123 तक की धारा, जिसमें हमने देखा 114 से लेकर के 119 तक की जो धाराएं हैं उसमें लिखा गया है सूचना के बारे में। 108 से लेकर के हमने देखा 113 तक की धारा, जिसमें लिखा गया है कर के अधिरोपण से संबंधित उसको कब समाप्त किया जाएगा, क्या उसमें लिखा गया वो सारा का सारा कि उसकी क्या प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, कब अधिरोपित होगा, कब उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, कब उसको समाप्त किया जा सकता है, राज्य सरकार समाप्त कर सकती है या नगर पालिका समाप्त कर सकती है। वो सारी की सारी बात हमने 108 से 113 तक देखी। 114 से 119 तक हमने बात की थी सूचना के बारे में। और फिर बात हमने आगे खर्चे के बारे में भी देखी, अपील के बारे में देखी। धारा 119 से लेकर 123 तक के हमने किसमें देखी थी? तो अपील के बारे में देखा था। तो ये है आज हमने देखा धारा 111 से 123 तक की धारा के बारे में। अध्याय 7 हम पढ़ रहे हैं। कुछ जो बच गई धाराएं वो हमने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को शेयर करते रहिएगा। पुरानी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।